व्हाट इज सेल? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं सेल क्या बनाता है, लिविंग थिंग्स को बनाता है और कैरी आउट करता है उनकी एक्टिविटीज़ को, कि उनको लिविंग मतलब उनको जिंदा रखने के लिए हेल्प करता है। और सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आगे आप फर्दर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब सेल थ्योरी क्या है? कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड कंक्लूजन फ्रॉम बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। जैसे स्केल्डन ने दिया था और भी बहुत सारे जूलॉजिस्ट ने भी दिया था, बॉटनिस्ट ने भी दिया था। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो मतलब लिविंग चीज़ है जो अभी हमें पता है, उनमें एक या ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। जैसे कि एक ये है, अब उससे जब दो बच्चे पैदा होते हैं तो ये दोनों हैं, अब ये दोनों क्या हुई, बर्थ हुई इन दोनों की। तो इन दोनों की जो सेल्स है ये अराइज कहाँ से हुई, इससे अराइज हुई, मतलब ये पेरेंट्स से अराइज हुई है सेल्स बाय द डिवीजन। किससे? बाय द डिवाइड। ये जब ऐसे करके डिवाइड हुआ देन ये दोनों कन्वर्ट हुआ है। ये सेल्स की जो बेसिक यूनिट होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होती है इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब हम आगे पढ़ेंगे सेल्स कैसे काम करते हैं और उनकी क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सेल थ्योरी अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग लोगों ने सेल थ्योरी दी थी, मतलब बताया था कि एक साइंटिस्ट ने ये सेल ये काम करती है, एक साइंटिस्ट ने बताया सेल ये काम करती है। वैसे ही 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया सेल को, फिर बाद में एंटन लीवॉक को उन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को 1674 में। देन रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल को चलाता कौन है, इसकी कंट्रोलिंग बॉडी है, मतलब इसका प्रिंसिपल कौन है स्कूल का। तो किसको पता किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और उसका प्रिंसिपल कौन है सेल का, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, वो है न्यूक्लियस। एंड देन 1835 में डिस्कवर किया फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल, जो साइटोप्लाज्म होता है। 1838 में स्केल्डन ने प्रपोज कि जितने भी प्लांट्स आर मेड ऑफ द सेल्स, बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब सेल के बने होते हैं। 1839 को पोखनजी ने बोला कि एक फ्लूइड कंटेंट होती है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म वो होता है, जैसे पूरा साइटोप्लाज्म हो गया, जैसे ये पूरा साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, इन ऑर्गेनेल्स के अंदर एक तो होता है न्यूक्लियस। जैसे ही इस न्यूक्लियस को हम इससे माइनस कर देते हैं, जैसे सेल है, सेल में से न्यूक्लियस को माइनस कर दिया तो जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। 1839 में थियोडोर स्टेनर ने बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब सेल के बने होते हैं। और फिर कार्ल हेनरिच बॉल ने बताया कि सेल एक फंक्शनल और बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। फिर रॉडॉल्फ वर्चो, इनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस था सेल थ्योरी के हिसाब से। ये बताया कि प्रपोज दैट द सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो एक सेल है वो किससे एग्जिस्ट करता है? प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग मतलब ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब ये पहले से ये था। अब उसके बाद इसको डिवाइड करके क्या बनाया? दो सेल, ये दो बच्चे बनाया। दो बच्चे के अंदर क्या होता है? सेल होता है। तो ये दोनों सेल है, ये कहाँ से आए? ये इससे आए। तो ये क्या हुआ? प्रपोज दैट जितने जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं? प्री एग्जिस्टिंग। ये है प्री एग्जिस्टिंग और ये नए इंडिविजुअल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक ही सेल होती है। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली एक ही सेल से बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इनके एग्जांपल हो गया यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल और फंगस में। ये एग्जांपल याद रखिए, फंगस। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडर माइक्रोस्कोप, जब उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ऐसे दिखते हैं। मसल की जो सेल होती है जो हमारी वो माइक्रोस्कोप में देखने से ऐसे दिखती है, और लीफ की सेल होती है ऐसे दिखती है जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। साइज ऑफ द सेल, सेल की जो साइज होती है वेरी करती है
अलग अलग साइज के हिसाब से मोस्ट ऑफ द सेल्स ज़्यादा छोटे होते हैं, ज़्यादातर सेल्स छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम उनको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। द यूनिट मेजर द साइज ऑफ द सेल इज माइक्रोमीटर, हम इसको किसमें यूनिट करते हैं, माइक्रोमीटर। जैसे कि हम कुछ सामान वगैरह लेके आते हैं तो केजी वगैरह में करते हैं, वैसे जो सेल को जो नापा जाता है वो माइक्रोमीटर में नापा जाता है। तो एक माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1000 मिलीमीटर में होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1000 मिलीमीटर होता है एक माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा का, जिसकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। और सबसे लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, ऑस्ट्रीज की एग की होती है, जिसका जो साइज होती है 18 सेंटीमीटर का होता है। ये एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में, इसको लिख लीजिए। साइज ऑफ द सेल इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में अलग अलग साइज के क्या क्या सेल होते हैं। जो हमारे स्पर्म सेल होते हैं उनकी साइज 5 माइक्रोमीटर की होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। सबसे जो लार्जेस्ट सेल होती है और जो फीमेल के अंदर जो ओव्यूम सेल बनती है वो 120 माइक्रोमीटर की होती है। तो जिससे स्पर्म सेल जब जाता है, कॉन्टैक्ट होता है, ओव्यूम से फर्टिलाइजेशन बनती है, फर्टिलाइजेशन करती है, देन जाइगोट बनती है, जाइगोट से फिर उसके बाद तब बेबी की जी डेवलपमेंट शुरू होता है। उसी चीज़ को फिर उनके अलग अलग सेल्स होते हैं, वो इधर बता गया। आते इतना फर्दर नहीं, अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों होते हैं, मेनली स्पर्म सेल होता है वो ऐसे करके इधर आता है, और ये ओव्यूम होता है फीमेल में, ये करके फिर आता है इसके अंदर। आने के बाद इधर डेवलपमेंटल शुरू होती है, फिर उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। और ये पूरा क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। ये क्या पूरा हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, ये पूरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और फिर उसके बाद इधर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के बाद फिर बेबी की डेवलपमेंट शुरू होती है। और सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होता है और नर्व सेल होता है, जो हमारी नसें होती है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। वो कितने की होती है, 1 मीटर की हो सकती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है। शेप ऑफ द सेल, जो अलग अलग शेप के हिसाब से, जैसे ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक शेप है और ये एक शेप है। अलग अलग शेप के हिसाब से, अलग अलग आकार के हिसाब से जो सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेल 2 है, इसमें सेल 4 है, इसमें सेल 9 है, इसमें सेल 15 है। साइज जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा सेल होगी, और सेल खुद को फिक्स कर लेता है जैसे उसका शेप है। जैसे कि सर्कल है तो सेल सर्कल में ही पूरा आ जाएगा, ये ट्राइंगल है तो सेल पूरा ऐसे ट्राइंगल में आ जाएगा, ऐसे नहीं कि बाहर चले जाएगा, इधर तक ही पूरा कंप्लीट रहेगा। तो सेल वेरी इन शेप करते हैं, वेरिएशन डिपेंड मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल, उनका क्या फंक्शन होता है उसके हिसाब से सेल का शेप होता है। सम सेल जैसे यूग्लिना और अमीबिया कैन चेंज देयर शेप। यूग्लिना और अमीबिया, जो यूग्लिना और अमीबिया होता है वो खुद को चेंज कर सकते हैं उनके शेप को, बट मस्ट सेल हैव फिक्स शेप, लेकिन सेल का जो शेप होता है वो लेकिन फिक्स होता है इनका। ह्यूमन आरबीसी कैसी होती है, सर्कुलर होती है, जैसे इधर दिखाया गया सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है फॉर इजी पैसेज थ्रू द ह्यूमन कैपिलरी। तो क्यों होती है, फॉर जो पैसेज होती है ह्यूमन कैपिलरीज को इजीली हो जाए इसलिए सर्कुलर होती है। मतलब जो भी सेल होती है जो उनका शेप होता है वो शेप ऐसे ही नहीं हो गया है, वो शेप इसलिए हुआ है क्योंकि फंक्शनल हो पाए, नेचर ने उनको ऐसा बनाया है। जो भी सेल है, जैसे कि ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, अब इसके अंदर ऐसे वाले ही सेल इसमें जा पाएंगे, ना कि ऐसे वाले सेल। तो नेचर ने सोच समझ के ऐसे वाले सेल को ही बनाएगा उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें ऐसे रिसेप्टर होंगे। ये रिसेप्टर जाके इधर अटैच होगा, देन ये सेल काम करेगा, ना कि ये ट्राइंगल वाला। जो नर्व सेल होता है ब्रांच होता है टू कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर। नर्व सेल तो आपकी पूरी बॉडी में फैली रहती है, जो इम्पल्स और सेंसेशनल करती है। नर्व सेल क्या करती है, जो भी हम महसूस और टच वगैरह करते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन में क्या होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम से वो उसको वापस मोटर सेल से स्टिमुलेट करती है कि ये रेस्पॉन्ड करो। ब्रेन सेल सेंट्रल नर्व सिस्टम तय करते हैं कि क्या हमें एक्शन लेना है, लेकिन उसको जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो उसको मैसेज पहुंचाता है, वो कौन करता है, नर्व सेल। जो ह्यूमन WBC वाइट ब्लड सेल्स वो चेंज कर सकते हैं खुद के शेप को टू अनग्लफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर द बॉडी। जैसे कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये WBC है, तो WBC क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है खुद के शेप को। अब
और इसको मार देगी। मान लो ये कोई वायरस है, अब ये जो WBC शेप को चेंज करके इसको खा लेगी और इसको मार देगी। ऐसे WBC काम करता है। और स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जो अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं सेल के, जो कंपाउंड, और उनको हम कैसे देखते हैं? उन सेल को हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, तो अलग अलग जो माइक्रोस्कोप होते हैं उससे देखा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जिसकी मैग्नीफिकेशन 2000+X होती है, ये देख सकते हैं जैसे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसकी बहुत ज़्यादा ही मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत ही छोटा से भी छोटा सेल को इससे इजीली कंप्यूटर से देखा जा सकता है। एनिमल सेल में क्या क्या होते हैं? एनिमल सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस किधर होती है? इधर है न्यूक्लियस। तो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी ये रही। और वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल किधर होते हैं? इधर होते हैं। यहाँ पॉइंट वाइज है, ये आप देख सकते हो कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। और न्यूक्लियस किधर होती है? न्यूक्लियस होती है इसके अंदर, किसके अंदर? पूरे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होती है। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का काम होता है कि राइबोसोम्स को बनाना। जो आप पढ़ोगे राइबोसोम्स वो किधर बनती है? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है किधर होती है? न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर बनती है। कौन? राइबोसोम्स बनती है। न्यूक्लियस किधर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। और ये प्लांट सेल है, ये सब प्लांट सेल के अंदर ये सब चीज़ें होती है। इधर आपको सेंट्रियोल देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल है इधर, लेकिन आपको प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं मिलेगा। इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट को ट्रैप करता है, इसलिए इधर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये बैक्टीरियल सेल है, ये पूरी की पूरी बैक्टीरियल सेल है। और ये देखो इसका कैप्सूल है, इसको कैप्सूल बोलते हैं। जैसे कि टैबलेट होती है उसकी आउटर लेयर, वैसे ये कैप्सूल है उसकी। और सेल वॉल इसकी आउटर लेयर है, सेल वॉल इसकी आउटर लेयर है इधर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर उसके नीचे होती है। सेल वॉल, ये सेल वॉल होगी, फिर उसके अंदर क्या होगी? नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान रखिए। और प्लाज्मिड क्या होती है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ये क्या होती है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए होती है। जब भी एग्जाम में आए तो ये लिख देना, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होती है। प्लाज्मिड का मतलब क्या होती है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए होती है, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाई जाती है। और राइबोसोम्स होती है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग नंबर की होती है, ये ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेल फिर वही है, बता रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होती है, साइटोप्लाज्मा होती है। अब जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर ये बहुत सारे ऑर्गेन्स होती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, स्टोमक, ये पैंक्रियास, हार्ट, लंग्स, अलग अलग ऑर्गन्स होती है। वैसे ही सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनील्स होते हैं। उनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते, उनके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनील्स। जब इन ऑर्गेनील्स को मैं हटा दूँ, मान लीजिए मैं ऑर्गेनील्स को हटा देता हूँ, तो क्या बच जाएगा? खाली मैदान। उस खाली मैदान में क्या है? ये रसमलाई है। तो ये जो रसमलाई है इसको क्या बोलते हैं? साइटोसोल। और साइटोसोल क्या होता है? फ्लूइड नेम होता है किसका? साइटोप्लाज्मा में। ये फ्लूइड नेम होता है किसका? साइटोप्लाज्मा का। मतलब ये क्या बच गया? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में जितने भी ऑर्गेनेल्स ऐड हो जाए तो वो पूरी क्या कहलाती है? सेल कहलाएगी। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? एक्सट्रीमली डेलिकेट, बहुत ज़्यादा पतली होती है, इलास्टिक होती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये दो लेयर से बनी होती है, लिपिड मॉलिक्यूल से बनती है, दो लिपिड मॉलिक्यूल से बनती है। इसमें से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को फ्लोटिंग करती है, मतलब उसको तैराती है। थिकनेस उसकी 75 to 110 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं और किसी से नहीं देख सकते हैं। इनके जो फंक्शन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का,
एक तो ये मेंटेन करती है शेप को, ऐसे शेप हो, ऐसे शेप हो, इसको मेंटेन करती है और प्रोटेक्ट करती है इंटरनल कंटेंट फ्रॉम द सेल। जितने भी बाहर की जो बैक्टीरियल वायरस हो रहा है उससे ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। जैसे ये है, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर सेल वॉल है। अब जैसे कि ये सब क्या है, ये इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अटैक करने पर क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक सील जैसे काम करता है इसके अंदर के ऑर्गेनेल्स को बचाने के लिए, और ये रेगुलेट करता है किसको अंदर लाया जाए, किसको बाहर छोड़ा जाए, ये तय करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मेंटेन करता है होमोस्टाइसिस। होमोस्टाइसिस मतलब ये टेम्परेचर रेगुलेशन को ये मेंटेन करता है। सेल वॉल, सेल वॉल ध्यान रखिए, सेल वॉल कोई लिविंग चीज नहीं है। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग, एग्जाम में आ सकता है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग होती है जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। सेल वॉल के अंदर क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल क्या हो सकता है, टफ हो सकता है, मतलब टफ हो सकता है, रिजिड हो सकता है और कभी कभी फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। और सेल वॉल किसके किसके बनते हैं, सेलुलोज के बन सकती है सेल वॉल, हेमी सेलुलोज की सेल वॉल बन सकती है और पेक्टिन की बन सकती है। और ये मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है और बहुत सारे लेयर भी हो सकती है ऐसे करके। इसकी थिकनेस वेराइज करती है 50 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर, जो आपके अभी काम में नहीं है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस इतने पॉइंट आप लिख सकते हो। और मेनली इसका फंक्शन आते हैं आपके एग्जाम में। ये क्या करती है, ये भी शेप प्रोवाइड करती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती थी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और ये सेल को ड्राई होने नहीं देती है, सेल को ये ड्राई होने नहीं देती है ये। और हेल्प करती है सेल को कंट्रोलिंग द सेल एक्सपेंशन, जो सेल एक्सपेंशन करती है। जैसे ये है, फिर सेल एक्सपांड हुआ, फिर सेल एक्सपांड हुआ, ये एक्सपेंशन भी होती है। जैसे ये हम लोग बड़े होते हैं वैसे ये भी एक्सपांड करती है। हम लोगों की ग्रोथ होती है, उनका क्या होता है, एक्सपांडेशन होती है। जब वो एक्सपांड होती है ऐसे करके एक्सपांड होती है, ऐसे करके एक्सपांडेशन होती है। तो इसमें सेल वॉल का एक मेजर रोल होता है और ये प्रोटेक्ट करती है सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल पैथोजेंस, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलिंग बॉडी है, ये पूरे सेल को कंट्रोल करती है। ये न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो सेंट्रली लोकेटेड होती है। उसकी डायमीटर 10 से 15 माइक्रोमीटर होती है और प्रेजेंट होती है सारे के सारे सेल में। लेकिन आरबीसी और सीप ट्यूब, जो सीप ट्यूब में नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। ये सीप ट्यूब और आरबीसी में नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है आरबीसी और सीप ट्यूब किधर मिलती है, प्लांट्स में मिलती है। इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, ध्यान रखिए। अंडर डेवलप्ड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये अंडर डेवलप्ड होती है, अच्छे से डेवलप नहीं होती बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन में, इसका मतलब ये है। और ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उनमें एक ही न्यूक्लियस होती है, ओनली बस एक न्यूक्लियस ज़्यादातर में। ऐसे नहीं कि हर में 50-50 न्यूक्लियस होता है। हर एक जो सेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम टाइम एक ही न्यूक्लियस हो सकता है। बहुत ही कुछ सेल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। जैसे हमारे अंदर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्या, न्यूक्लियस। सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं हमारे स्केलेटल मसल सेल में, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो न्यूक्लियस होती है डबल मेम्ब्रेन, ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है, अंदर करके भी होती है, इसलिए डबल मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर पोर्स होते हैं, जिसकी डायमीटर 80 से 100 नैनोमीटर होती है। पोर्स मतलब ये होती है पोर, जैसे कि ये सब्सटेंस है, इसको अंदर लेना है तो ये करके ऐसे लेंगे, ये हो गया पोर, इसको बोलते हैं पोर। कलरलेस डेंस शेप प्रेजेंट होती है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेन क्या करती है, एक राउंड शेप की न्यूक्लियस और नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। जो न्यूक्लियोप्लाज्मा होती है, जैसे कि ये न्यूक्लियोप्लाज्मा है पूरी की पूरी, ये न्यूक्लियोप्लाज्मा है। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या है, एक तो न्यूक्लियोलस है और क्या है, क्रोमैटिन है। और न्यूक्लियोलस के अंदर मैंने क्या बताया था, राइबोसोम्स बनता है। क्या बनता है, राइबोसोम्स बनता है, राइबोसोम्स बनता है, राइबोसोम्स बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर। और न्यूक्लियोप्लाज्मा बताएंगे तो क्या होगा, ये एक राउंड शेप की है, राउंड शेप, ये देखिए ये राउंड टाइप की हो रही है ना, एक राउंड शेप की होती है। और इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियोलस
और क्रोमैटिन की बनी होती है, दोनों से मिलकर। और जो फाइबर जो कंपोज होते हैं डीऑक्सीराइबो, जैसे डीएनए का और प्रोटीन हिस्टोन की बनी होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसकी बनी होती है? तो फाइबर्स, जैसे देख रहे हैं ना फाइबर्स, ये फाइबर्स की बनी होती है। और डीएनए की बनी होती है जो हिस्टोन बनाती है। डीएनए का मतलब जिसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल हो, जिसके अंदर जीन प्रेजेंट हो, जो आपके कैरेक्टर को, आपके जो बच्चों को ट्रांसफर कराती है। जो जेनेटिकल मटेरियल होती है वो डीएनए के अंदर होती है, किस फॉर्म में? जीन की फॉर्म में होती है। These fibers condense and form the chromosomes during the cell division. ये जो फाइबर्स होता है, ये कंडेंसेशन होती है इनकी, फिर ये सेल डिवीजन करती है। ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में है। और न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स कंटेन्स टचेस द डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जैसे कि पूरी की पूरी क्या होगी? डीएनए। और इसका एक सेगमेंट जब मैंने लिया तो इसको क्या बोलेंगे? जीन। क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। और हिस्टोन क्या होता है? जैसे ये चार को ले लेंगे हम क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है, 4 क्रोमैटिन को ले लिया और इसको हमने ऐसे करके पैक कर दिया। असल में 8 होते हैं, लेकिन ऐसे शो किया था तो 4। ये 4 के पीछे और 4 होता है, टोटल 8 होता है। जब उनको ऐसे बाइंडिंग करके फिर और एक 4 होता है और उसके पीछे और 4 होता है, फिर उसको ऐसे बाइंडिंग करते हैं। इस जो एक एक गोले को, इनको क्या बोलते हैं? हिस्टोन। इनको क्या बोलते हैं? हिस्टोन। और ये क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन। जो इसके अंदर क्रोमैटिन, ये पूरा का पूरा क्या हो जाए? क्रोमैटिन जैसे जैसे आगे चलती जाती है। और जब क्रोमैटिन का पूरा कलेक्शन हो जाता है फाइबर के द्वारा, तब उसको क्या लास्ट में बोलेंगे? क्रोमोसोम्स। फंक्शन क्या होती है? कंट्रोल करती है सेल एक्टिविटीज को, जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ, सेल डिवीजन। न्यूक्लियस राइबोसोम्स को बनाती है, तो राइबोसोम्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया था ना, ये राइबोसोम्स को बनाती है। और राइबोन्यूक्लिक एसिड से ही कंट्रीब्यूट करती है। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है वही कंट्रीब्यूट करती है राइबोसोम्स में। असल में होता क्या है? एमआरएनए हेल्प करती है। ये एमआरएनए जो इधर लिख रखा है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एमआरएनए हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस से। प्रोटीन सिंथेसिस प्लस एमआरएनए दोनों जब मिल जाते हैं तब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। ये राइबोसोम्स बनाते हैं। और ये स्टोर क्या करता है? न्यूक्लियस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन टू द जीन। मतलब ये लिख देना डायरेक्टली, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, जो आपके पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफर होती है। जो कैरेक्टर्स, जो इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी होती है।